नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ रामवीर श्रेष्ठ। अगले आधा घंटे में देखेंगे बजट सत्र के दूसरे हफ्ते में आज संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ रहा खास। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लंबे अवरोध के बाद लोकसभा में कामकाज। आम बजट 2026-27 पर सदन में हुई चर्चा। सत्ता पक्ष ने बताया बजट में आधारभूत संरचना और सेमीकंडक्टर जैसी आधुनिक जरूरतों पर जोर। विपक्ष ने लोकहितों के खिलाफ और दिशाहीन होने का लगाया आरोप। राज्यसभा में आम बजट 2026-27 पर दूसरे दिन भी चर्चा। सत्ता पक्ष ने बताया सबसे तेज वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था और विकसित भारत की यात्रा को गति देने वाला बजट। विपक्ष का किसानों और गरीबों की अनदेखी का आरोप। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय जलमार्गों पर रिकॉर्ड 14 करोड़ 60 टन माल की ढुलाई। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का जवाब। पिछले 10 वर्ष में अंतर्देशीय जलमार्गों में 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। और बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही से। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखने के साथ हुई। इसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही शुरू हुई। शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने जनहित से जुड़े मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। सदस्यों ने रेलवे सड़क से जुड़े मुद्दे उठाए। नाबार्ड के लिए कर छूट और बेहतर समर्थन की मांग की गई। महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के लिए सरकार समर्थित एक समर्पित इकाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बासमती और गैर बासमती चावल के अलावा विशेष प्रकार के चावलों के लिए अलग वर्गीकरण की मांग की गई। सांसद मुकुल वासनिक ने बजट से पहले पेश किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण की तर्ज पर हर वर्ष सामाजिक न्याय पर वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश किए जाने की मांग की। सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने युवाओं में मोबाइल और ऑनलाइन गेम्स की आदत से होने वाले दुष्परिणामों पर रोक लगाने के लिए जन आंदोलन शुरू किए जाने की मांग की। अब समय है कि हम डिजिटल दुनिया में दुष्परिणामों के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करें। डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। यह संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। एक सप्ताह में कम से कम हर दिन हर स्कूल हर कॉलेज में यह प्रतिज्ञा लें कि हम सोशल मीडिया और एडिक्टिव एक्ट्स का उपयोग नहीं करेंगे। यह सप्ताह में कम से कम एक बार होना चाहिए और 24 घंटे हमारे दिमाग के लिए एक रिसोर्ट बटन की तरह काम करते हैं। इसका मतलब हम तकनीकी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक तकनीक बेहतरीन सेवक और इसे अपने आदी न बनते हुए एक इसकी लत के बाहर आए। यह डिजिटल डिटॉक्स हमें अनुशासन और संयम सिखाता है। बीजेडी की सुलता देव ने रास्तों में घायल होने वाले पशुओं के उपचार का मामला उठाया। उन्होंने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किए जाने की भी मांग की। हम जो गाय पालते हैं वो भी वही करते हैं, मगर फिर अगर उनको एक्सीडेंट होता है, किस तरह से भी कुछ होता है, तो फिर उनका देखभाल कौन करेगा? ये सरकार का जिम्मेदारी है। एक इमरजेंसी नंबर, जिसको आंख बंद हो जाए तो सरकार का इमरजेंसी नंबर सबको याद हो और वो पशुओं के लिए हो और पशुओं के लिए एम्बुलेंस हो, पशुओं के लिए हर जिले में 24/7 आवर का हॉस्पिटल हो, तब जाके हम इंसानियत का ये दिखाएंगे। बस पशु है जो ना, वो हमको बहुत सारे इंसानियत सिखाते हैं। हम इंसान आजकल इंसानियत भूल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा सर, पशुओं के साथ हो रहे क्रूरता को कड़ी से कड़ी सजा मिले। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक भविष्य को आकार देने में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर तक देश भर में कुल 8,300 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली 21 हरित हाइड्रोजन परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। Under the leadership of Prime Minister, the green hydrogen transition in India, we are not only we are the participant in the overall दुनिया में जो चल रहा है उसमें we are not participant. We are the people who are shaping it for the entire world. This is the situation today, sir. And out of that 5 million metric ton का जो हमारा आज के दिन में टारगेट है, उसमें हमारा एज ऑन नवंबर 2025
21 green hydrogen projects have been commissioned across the country with the total capacity of 8,300 TPA, sir. Overall electrolyzer के लिए and put together hydrogen 19,000 crores has been earmarked. We are well on our way. There is still time up to 2028 and we are doing it. केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि एनडीए सरकार की परिवर्तनकारी नीतियों के कारण देश ने वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय जलमार्गों पर रिकॉर्ड 14 करोड़ 60 टन माल ढुलाई हासिल की है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में अंतर्देशीय जलमार्गों में कुल निवेश 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। And in the last 11 years, because of the transformative initiative, let me, I'm coming to that point, let me cite out exciting success story. In inland waterways, the cargo movement was limited to 18 million metric ton up to 2014. But under the leadership of Honorable Prime Minister, it went up to 146 million metric ton. Massive growth, 700% growth. Then if you talk about the operational waterways, it was limited to, during their regime, it was limited to 3 numbers only 3 national waterways. Now, because of this transformative initiative, it went up to 111 altogether. So this is 870% growth and investment national waterways. During their regime, it was only 183 crores. But during the NDA regime, it is 1,700 crores. Let me, Jairamji, please listen. This is all fact happening. And if you talk in terms of cruise, then the cruise passenger was limited to 84,000 only. 84. Now it went up to 5 lakhs. That is the jump, 485%. राज्यसभा में आज भी आम बजट 2026-27 पर चर्चा जारी रही। बजट पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव रखे। चर्चा के दौरान सत्तारूढ़ दल ने बजट को विकसित भारत की यात्रा को गति देने वाला बताया। सत्तापक्ष के सदस्यों ने कहा कि सरकार में पूंजी निवेश के जरिए बड़े स्तर पर काम करने की क्षमता है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज सबसे तेज वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था है। यूपीआई के जरिए भारत दुनिया भर में डिजिटल भुगतान में अग्रणी है। 41 लाख करोड़ रुपए लोगों के खाते में सीधे भेजने से 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। वहीं विपक्ष ने बजट को किसानों, गरीबों और बाकी जरूरतमंद वर्गों के लिए निराशाजनक बताया और गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ उपेक्षा किए जाने का आरोप भी लगाया। जबकि विपक्ष ने चर्चा के दौरान सरकारी कर्ज में वृद्धि, स्थायी और अच्छी नौकरियों के अवसर में कमी की शिकायत की। I want to take the opportunity through you and through this House to appeal to industry as a whole, public sector and private sector, to make use of this opportunity, this unique time in our history, to work shoulder to shoulder with the government to achieve our national objectives. The public sector has the ability to bring scale. The private sector must bring speed, innovation, and risk-taking. So I heard my esteemed colleague, the former Finance Minister of India, Mr. Chidambaram, initiating the budget. He made a comment about private sector investments needing to increase. I would like, through you, sir, to remind him that private sector investments have peaked to 6.5 lakh crore rupees in 2024, which is 66% more than the figure was in 2021. So when previous governments had completely ignored manufacturing and had written off manufacturing, this government, and I congratulate this government, that in the last 10 years there's been a tectonic shift in thinking about manufacturing. Sir, this government has used production-linked incentives. This government has used production-linked incentives, has spent 24,000 crore rupees on production-linked incentives, which have already created 12.5 lakh jobs in this country. In fact, the former finance minister, under his tenure, the Prevention of Money Laundering Act was amended with so many draconian provisions, which made it so hard for entrepreneurs to do business in India. A small issue like KYC compliance could lead to harassment. और मैं सरकार को इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जन विश्वास एक्ट के माध्यम से आज 1000 जो माइनर ऑफेंसेस है
उन्हें पूरी तरह से डीक्रिमिनलाइज किया गया है, ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा दिया गया है। सर मेरा जी राम जी, गरीबों को, मजदूरों को पर्याप्त इन्होंने 100 दिन का दिया, हम 125 दिन का दे रहे हैं। महोदय, पहले जी राम जी में लोगों को महीनों महीनों उनको मजदूरी नहीं मिलता था, और आज वो मजदूरी 1 हफ्ते में देना होगा, और नहीं दिए तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। और महोदय, अगर वो मजदूरी मांग रहा है, काम मांग रहा है, काम नहीं दिया तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना होगा। तो सभापति महोदय, उन्होंने ये मजदूरों के लिए किया गया, ये विकल्पना है बेगम पूरा की। इसके अलावा किसान, भारत किसानों का देश है। 60% ज़्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं, और कृषि पर आधारित हैं इसीलिए किसान सम्मान निधि, लखपति दीदी, महिलाओं के लिए प्रोग्राम, समूह, ये जितने कार्यक्रम हैं, वो संत रविदास जी ने जो कहा, उन्होंने सबको उसी परिकल्पना पर मोदी सरकार 2014 से कार्य कर रही है। It reflects our commitment to achieving a Viksit Atmanirbhar Bharat by 2047, sir. There has been a clear increase in public capital expenditure from 2 lakh crore in 2014-15 to 12.2 lakh crore in financial year 2026 and 27. This strong infrastructure push will have a definite GDP multiplier effect. The fiscal deficit is estimated at 4.3% of GDP in 26-27, down from 4.4 in 25-26, sir. The debt to GDP ratio is estimated at 55.6% in 26-27 compared to 56.1 in 25-26, sir. The taxes on income has increased from 14,38,000 crores to 14,66,000 crores, indicating a sense of confidence people have in the government. These figures show that the NDA government in balancing national growth with fiscal responsibility. This budget strengthens India's economic foundation towards growth, inviting confidence in our future. आप देखें 2014 में जो हमारी जीडीपी रैंकिंग थी, वो हम 10वें नंबर पर थे, आज हम 4थे नंबर पर हैं। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करूं तो ये 113 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ से बढ़कर आज ये हो गई है 14,357 लाख करोड़। अगर हमारे रिजर्व्स की बात करूं, मैं फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करूं, 3.42 बिलियन थे हमारे, आज ये हमारे 686.2 बिलियन हो गए। कंज्यूमर इंडेक्स की बात करूं, महंगाई की बात, और महंगाई की बात तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। जब मैं सदन में था उस 2014 से 15वीं लोकसभा में, तो उपसभापति जी, कोई सत्र ऐसा नहीं होता था जिसमें महंगाई की चर्चा ना होती हो। इस देश की जनता महंगाई से पीड़ित थी। ये यूपीए के टाइम की स्थिति थी। आज क्या स्थिति है, क्या परिवर्तन आया उसमें? जहां उस समय 9.49 कंज्यूमर इंडेक्स था, आज ये घटकर 2% पर आ गया है। इसलिए अब देश के सदन में महंगाई पर चर्चा नहीं होती। ये फर्क साफ है। डिफेंस की मैं बात करूं, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि डिफेंस में कम हो गया। आज डिफेंस की स्थिति हमारी क्या है? आज डिफेंस जब दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, भारत आयात करता था हथियारों को। आज भारत की स्थिति क्या है डिफेंस के क्षेत्र में? आज डिफेंस के क्षेत्र में हमारी स्थिति यह है, जब 2014 में 1000 करोड़ हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, आज 23,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और राज्यसभा के बाद अब बुलेटिन में बात लोकसभा की कार्रवाई से। लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने न देने का विरोध करते हुए कांग्रेस सदस्यों का अवरोध जारी रहा है। दोपहर 12 बजे दूसरी बार कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अवरोध करने लगे।
पीसी मोहन ने गतिरोध के बीच प्रश्नकाल शुरू कराने की कोशिश की। विपक्ष के भारी अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। Members, question number 141, इकरार चौधरी। उत्तर प्रदेश में अब तक केवल एक ही डेयरी सहकारी समिति परियोजना की स्वीकृति मिली है। क्या सरकार ये स्वीकार करती है कि AHIDF योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों को पहुंच प्राप्त करने में बाधाएं हैं? यदि हाँ, तो सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में AHIDF के क्रियान्वयन के लिए The House stands adjourned to meet at 12 a.m. or 12 p.m. एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए गए। इसमें विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन शामिल थे। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने नारेबाजी और शोरगुल शुरू कर दिया। कई सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अनुरोध किया कि सदन को बजट 2026-27 पर सामान्य चर्चा करने की अनुमति दी जाए। सर, ये बजट का समय है। मेरा अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, DMK के, उनके नेता भी बोलने के लिए तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं। हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सदन का गरिमा बहुत गिरा चुका है और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री की अपील के बावजूद विपक्ष की ओर से व्यवधान जारी रहा और आखिर में कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। Honorable members, please go back to your seats. Let the budget discussion start. The House stand adjourned to meet again at 2 p.m. लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो सदन में बजट 2026-27 के प्रावधानों पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चर्चा की शुरुआत की। बाद में विभिन्न दलों के सदस्यों ने बजट पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि देश आज विदेशी निवेशकों के लिए भरोसेमंद गंतव्य के रूप में उभर कर आया है। देश में आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास में गति आई है। सरकार विनिर्माण पर ध्यान दे रही है क्योंकि इससे निर्यात बढ़ेगा, देश का ढांचागत विकास तेज होगा और बेरोजगारी घटेगी। सेमीकंडक्टर जैसी आधुनिक जरूरत पर बजट में 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इससे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये 2047 के विकसित भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। वहीं विपक्ष ने लोकसभा में विपक्ष ने कहा कि सरकार ने बजट में लोकहितों की अनदेखी कर विभिन्न क्षेत्रों में लिए व्यवस्थागत अन्याय किया है और कल्याण, रोजगार सृजन और कौशल विकास जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए आवंटित पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। I commend Honorable Finance Minister Madam Nirmala Sitharaman for giving to this country of 1.4 billion people her 9th consecutive budget, a budget which reflects her commitment, the commitment of the government, the conviction of the government, and the consistency of the government. As I stand here to speak, I'm reminded of a few words from Rigveda, the oldest of our Vedas. Sangachadhvam sangvadadhvam sangvo manansi janatam. हम साथ बोले, हम साथ चलें, हमारी भावना और हमारी सोच एक दिशा में हो। My dear colleagues, we are all moving towards one and only one goal in the country, and the goal is
to make India Viksit Bharat by 2047. And I can say with all conviction at my command that this particular budget of the financial year 26-27 is definitely a very strong step in our common journey. Last year, when I was standing in this very place, I had remarked that the 2025 finance bill reminded me of the garage mechanic who said, "I couldn't fix your brake, so I made the horn louder." Looking at the budget this year, I'm saddened to observe that though the horn has been muted, that there hasn't been enough movement. For this budget too appears to be a squandered opportunity, equivalent to rearranging the airbags on a crashing car while assuring the passengers that the chassis is sturdy and they will feel better afterwards. This budget is praised for prudence, but prudence without vision or fairness is hollow. It is a matured budget and perfect budget for the strongest base, creating a strongest base for the Viksit Bharat, what Narendra Modi ji is a dream. And one thing, this was a budget of a mature economy. For an economically stable country and by a government that is confidently looking beyond today, Union budget 26-27 signals a shift from crisis management to long-term nation building, aligning with Prime Minister Narendra Modi's vision of developed India by 2047. Rather than announcing fleshy grave, as the government has focused on strengthening core systems, healthcare, education, manufacturing, infrastructure, and now explicitly energy security and cutting-edge technologies, including AI. It leaps to the eye that the Modi government is preparing India for sustained growth, for a march towards becoming a developed economy. What does it mean? It clearly signals faster connectivity between major economic centers, alongside city economic regions, new freight corridors, inland waterways, coastal cargo promotion, and support to the states. The Modi government is now thinking in terms of agglomeration economics. Sir, the budget gives us a clear message about India's long-term priorities, and it also emphatically states, sir, where India intends to position herself in the unfurling global economic scenario. Sir, it also clearly states that the budget intends to balance growth and macro stability. So the challenge before the Honorable Finance Minister, as she was charting out the budget, was that she had to ensure momentum alongside building resilience. Sir, we had a growth of around a GDP of around 7%, inflation being low, and a fiscal deficit in the right direction. This was the momentum that was there in the country, sir, but we needed to build our resilience against the global trade, which was in a flux. Sir, the fiscal deficit of 4.3%, which is marginally lower than the 4.4%, only emphasizes that the focus of the finance minister has been on continuity rather than ambition. Sir, since the pandemic, the slow rate of fiscal deficit reduction, sir, it only highlights that the focus has been on stability rather than dramatic consolidation. With the global uncertainty looming large and also the rupee under pressure, the budget, sir, that was presented is nothing short of prudent macroeconomics. Sir, above all of this, the real story is in the increase of allocation for capex at 12.2 lakh crores as against the 11.2 lakh crore, which is about 4.4% of the GDP. And this clearly underlines, sir, that the focus is on investments rather than consumption subsidies. तो सदन दिन भर में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।